So let us continue the topic that is permutation and combination. लास्ट सेशन में हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, आज हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे। और ये डेफिनेशन जो सामने लिखी हुई है ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कॉम्बिनेशन जो होता है वो सिलेक्शन होता है और परम्यूटेशन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट होता है। वैसे तो परम्यूटेशन को लोग अरेंजमेंट बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन और परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, पर अरेंजमेंट सिलेक्टेड चीजों का ही होता है, जरूरी नहीं है सारी चीजों को अरेंज किया जाए। इसलिए परम्यूटेशन को हम सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट या फिर अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड थिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, वापस से पुराना वाला एक एग्जांपल ले रहा हूं जो लास्ट सेशन में लिया था और वहीं से हम परम्यूटेशन को समझना शुरू करेंगे आज। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि 4 दोस्त हैं, अन्नू, बबलू, चंदू और दीपू। ठीक है, और उनमें से कोई 3 लोग ही सिलेक्ट किए जाएंगे, ऐसा सिलेक्टिंग कमेटी ने बोला। ये लोग क्रिकेट के शौकीन थे और इनको टीम में शामिल होना था, इन्होंने ट्रायल दिया और वहां पर पता चला कि 3 ही लोगों की जगह खाली है। तो कैसे 3 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, उसके ऑप्शंस हमने बनाए थे। या तो अन्नू, बबलू, चंदू सिलेक्ट होंगे, या फिर अन्नू, बबलू और दीपू सिलेक्ट होंगे, या अन्नू, चंदू और दीपू सिलेक्ट होंगे, या फिर बबलू, चंदू और दीपू सिलेक्ट होंगे। पहले वाले केस में दीपू सिलेक्ट नहीं होगा, दूसरे वाले में चंदू सिलेक्ट नहीं हो रहा, तीसरे वाले में बबलू नहीं हो रहा और चौथे वाले में अन्नू सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास वो 4 तरीके थे जिन 4 तरीकों से हम इन 4 लोगों में से कोई 3 लोग चुन सकते हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला था NCR, जिसको हम सॉल्व करते थे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r से। और यहाँ पर उसकी वैल्यू थी 4C3, क्योंकि 4 में से 3 लोगों को चुनना था, तो इसका आंसर आया था सॉल्व करके 4। तो ये हैं वो 4 तरीके जिन 4 तरीकों से हम 4 में से कोई 3 लोग चुन सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर ये तय किया गया कि इन 3 लोगों का अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो आएगा, जो हमने बात की थी, न्यूज़पेपर में फोटो आएगा, तो भैया 3 चेयर लगाई गई, ये 3 चेयर लगी हुई हैं और बोला गया इन 3 चेयर्स पे वो 3 लोग बैठेंगे और इनका फोटो खींचा जाएगा। तो कितने तरीके से वो फोटो क्लिक किया जा सकता है या कितने तरीके से वो फोटो में ये तीनों लोग अपीयर हो सकते हैं। तो भाई अगर पहला वाला कॉम्बिनेशन चुना यानी कि ABC, तो कितने तरीके से फोटो खींच सकता है। दूसरा ऑप्शन चुना A, B और D, ये 3 अगर चुने गए तो कितने ऑप्शंस बन सकते हैं। फिर ऐसे ही अगर A, C और D चुने गए तो कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, और B, C और D चुने गए तो कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो ABC के लिए ABC, ACB, BAC, BCA, CAB और CBA, ये 6 तरीके हैं जिन तरीकों से इस वाले सिलेक्शन का फोटो खींच सकता है, 6 अलग अलग तरीकों से। ऐसे ही अगले वाले का देखोगे तो ABD, ADB, BAD, BDA, DAB, DBA, इस तरह से कॉम्बिनेशन हम बनाते चले जाएंगे। तो अगले वाले के भी 6 बनेंगे और उसके नेक्स्ट वाले के भी टोटल 6 बनेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। वी हैव टोटल 24 अरेंजमेंट्स। कैसे भाई, ये 4 कॉम्बिनेशन थे, चारों के 6 अरेंजमेंट। अब ये 6 जो आया वो कैसे आया वो हमें समझना है। तो भाई 3 चीजों को अरेंज करने के कुल कितने तरीके होंगे, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल तरीका है। ये जो 3 सीट्स थी, पहली वाली सीट के लिए कुल कितने लोग अवेलेबल हैं। भाई 3 लोग अगर चुन लिए गए हैं तो पहली वाली सीट पे 3 में से कोई एक बैठेगा, फिर उसके बैठने के साथ अगली वाली पे बचे हुए 2 में से कोई एक बैठेगा, और तीसरे वाले पर अब बचा हुआ जो एक इंसान रहेगा वो बैठेगा। तो 3 लोगों को 3 जगहों पर बिठाने के, 3 लोगों को एक रो में अरेंज करने के टोटल तरीके होते हैं फैक्टोरियल 3, जिसकी वैल्यू है 6। भाई 3 चीजों को जमाने के फैक्टोरियल 3 तरीके हैं, जो हम ऑलरेडी देख भी पा रहे हैं। ABC अगर है उसके 6 तरीके हैं, ABD अगर है तो उसके भी 6 तरीके हैं। तो हर 3 चीजों को अरेंज करने के 6 तरीके हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन हैं 3 के, उनको 6 तरीके से अगर अरेंज किया जाता है तो टोटल 24 परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो ये हमारा परम्यूटेशन। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, इट इज NPR। अब NPR की वैल्यू क्या होती है, इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको पता होंगी, यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, क्योंकि ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ चुके हो, तो इतना काफी कुछ पता होगा। मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट से, और फिर हम क्वेश्चंस की अलग अलग वेराइटी जो जनरली आती है अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट में या कैंपस प्लेसमेंट के टेस्ट में, वो हमें समझनी है। तो NPR की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यहां पर अगर हम उसकी वैल्यू रखेंगे तो इट वुड बी 4P3, यानी कि 4 में से 3 लोगों को चुनकर उन तीनों को अरेंज करने के सारे पॉसिबल तरीके। सो वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 सॉल्व करके आ जाएगा 24। ठीक है, तो वो 24 तरीके हैं। और इसी चीज को हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई परम्यूटेशन होता क्या है,
कॉम्बिनेशंस के अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशंस के अरेंजमेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि NCR तरीकों से हम n में से r चीजें चुन सकते थे, और फैक्टोरियल r तरीके से हम हर एक चीज को जमा सकते थे। तो NCR ये लिखा हुआ है और फैक्टोरियल r ये लिखा हुआ है। NCR की वैल्यू 4 है और फैक्टोरियल r की वैल्यू 6 है, चारों के 6 तरीके। सो इसलिए दिस इज इक्वल टू NPR। तो हमेशा अपने को मालूम चल गया कि NCR इंटू फैक्टोरियल r इज इक्वल टू NPR होता है। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला वाइज भी देखेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, और इंटू फैक्टोरियल r करेंगे तो फैक्टोरियल r कैंसिल होके फाइनली हमें NPR का फॉर्मूला यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें परम्यूटेशन कैसे कॉम्बिनेशन से डिराइव होता है वो हम समझ सकते हैं। अगर मैं वापस से आपको वो वाला एग्जाम्पल याद दिलाऊं लास्ट सेशन में जो हमने किया था कि अगर एक पार्टी में 15 दोस्त आए, एक पार्टी में 15 दोस्त आए, तो कुल कितने हैंडशेक होंगे अगर हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो, है ना, हर दो लोगों के बीच में एक एक हैंडशेक हो रहा है, तो कुल हैंडशेक कितने होंगे? तो पता चला था, हमारा आंसर था 15C2। ठीक है, सो दैट वाज द आंसर। यहाँ पर ने कर भी लिया था 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 1, करेक्ट। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 105। 105 हैंडशेक्स होंगे। और फिर मैंने पूछा था कि अगर हर दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट भी देगा, भाई ए और बी के बीच में हैंडशेक तो एक होगा, लेकिन ए और बी के बीच में गिफ्ट्स एक्सचेंज 2 होंगे। ए बी को गिफ्ट देगा और बी ए को गिफ्ट देगा। हैंडशेक तो एक ही होना है, ए ने बी से हाथ मिलाया मतलब बी ने भी ए से मिला लिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स तो ये थे, पर जैसे ही गिफ्ट्स की बात हुई तो क्या होना था, मतलब ए बी और बी ए दोनों को अलग अलग काउंट करना था, यानी कि हर दो लोगों के अरेंजमेंट्स कितने? फैक्टोरियल 2, इसलिए इंटू फैक्टोरियल 2 हुआ था। तो आंसर हमारा आ गया था 210। ठीक है ना। तो अगर हैंडशेक्स की बात करें तो हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, और हम गिफ्ट्स देने की बात करें तो हम एक तरह से देखा जाए तो अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों को हम अलग अलग केस मान रहे हैं। ठीक है, और अदरवाइज कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए को अलग अलग नहीं मानते, वो एक ही कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाता है। ओके, अच्छा, हम लोग एनपीआर की वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली, भाई सिंपल है, एनपीआर अगर निकालना है तो एन से उल्टा चलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हुए एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और ऐसे कहां तक, कितनी बार जाएंगे? आर टर्म्स तक जाएंगे, आर टर्म्स तक। यानी कि अगर मुझे 10p4 निकालना है तो इट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10p4। अब यहाँ पर एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर जैसा कुछ नहीं होता है ना। अगर यहाँ पर मुझे 10p7 निकालना है तो मुझे कोई शॉर्टन कोई तरीका नहीं हो सकता, इट शुड बी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, पूरे 7 टर्म्स तक 10 से उल्टा चल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ 10p7। करेक्ट है। इस तरह से हम p सॉल्व करते हैं, मतलब एनपीआर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये चलें, अब इसी क्वेश्चन को, अब हम जो एनपीआर हमने सीखा है ना, इस एनपीआर में जनरली हम इन क्वेश्चंस में एनपीआर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एनपीआर का कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, पर हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो बिना एनपीआर के फॉर्मूले के डायरेक्टली करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था अभी, सबसे पहला कौन सा? अन्नू, बबलू, चंदू, दीपू, 4 दोस्तों में से 3 लोग चुने जाएंगे और उन तीनों का अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो आएगा। तो कितने तरीके से उन 3 लोगों का फोटो आ सकता है जो उन 4 में से चुने गए? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था अभी? एनपीआर मतलब 4p3। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि मेरे पास ये 3 जगह हैं जहां पर बैठाकर मुझे उन तीनों लोगों का फोटो क्लिक करना है। तो कितने तरीके से इस पर बैठे जा सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं? तो सिंपल, डायरेक्टली करेंगे। पहले हम कॉम्बिनेशन निकाल के फिर अरेंजमेंट करें ऐसा जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे कि पहली सीट के लिए मेरे पास कुल कितने लोग अवेलेबल हैं? 4, अन्नू, बबलू, चंदू और दीपू, मतलब 4 में से 3 चुनने हैं और 3 ही बैठने हैं, और टोटल लोग अवेलेबल 4 है। तो डायरेक्टली एक ही बार में पूरा आंसर निकालेंगे। तो पहले प्लेस के लिए मेरे पास 4 लोग अवेलेबल है, एक बैठ गया तो अगले प्लेस के लिए मेरे पास 3 लोग अवेलेबल है, और 2 बैठ चुके हैं तो तीसरे प्लेस के लिए मेरे पास 2 लोग अवेलेबल है, एंड दैट गिव्स मी द आंसर डायरेक्टली। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहां पर 8 लोग होते और 8 में से कोई से 4 लोगों को चुनना होता, ठीक है, 8 में से 4 लोगों को चुनना होता और उन चारों को
एक रो में खड़े करने के अरेंजमेंट भी निकालने होते। तो ये मेरे पास रही 4 पोजीशंस, ठीक है, और मेरे पास है टोटल 8 लोग। तो पहले प्लेस के लिए मेरे पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल है, दूसरे प्लेस के लिए एक अगर बैठ चुका है, एक जन ने जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो अगले प्लेस के लिए मेरे पास 7 ऑप्शन है, तीसरे प्लेस के लिए मेरे पास 6 बचेंगे और चौथे प्लेस के लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस बचेंगे। करेक्ट है? तो इस तरह से मेरा आंसर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा। इसी में कंडीशन लगा दी जाए कि इन 8 में से 4 लोग सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है, कितने अरेंजमेंट्स होंगे पूछा गया है, और ये बोला गया है कि इसमें से अन्नू जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर ही बैठेगा, तय है। मतलब अन्नू का सिलेक्शन भी तय है और उसका फर्स्ट पोजीशन पर बैठना भी तय है। मतलब यहां वाली पोजीशन अन्नू ही लेगा, बाकी कोई भी सिलेक्ट हो और कहीं पे भी बैठे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपल हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट। कैसे भाई, अन्नू के लिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है अन्नू, और अगले प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 7 होंगे, क्योंकि 8 में से एक अन्नू था, अन्नू तो बैठ गया और अन्नू फिक्स है, वहीं बैठेगा और वो सिलेक्ट होगा भी। तो बचे हुए 7 लोग यहाँ के लिए, अगले के लिए 6 बचेंगे, अगले के लिए 5 बचेंगे। सो मेरा आंसर सॉल्व करके 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 से आ जाएगा। 7 6 42, 42 5 210। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस लगती चली जाएंगी और उसके बेसिस पर हम अरेंजमेंट्स निकालते चले जाएंगे। अब इस आंसर की टेक्निक से मेरे को एनपीआर यूज करने की जरूरत ही नहीं, इसके अंदर एनपीआर वगैरह सब हो गया, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन सब हो गए, ऑल अरेंजमेंट्स डन। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अब अगर थोड़ी सी एक चीज और बोल दे, मेरे पास अगर 8 डिजिट्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास ये 8 डिजिट्स अवेलेबल हैं और मैं कोई भी डिजिट कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकता हूं, और मुझे 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। आई हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं। कुल कितने नंबर्स बना सकता हूं? तो इसको करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि भाई जब इंसान बैठते हैं तो एक इंसान 2 जगहों पर एक साथ नहीं बैठ सकता। 1 person can occupy only 1 place at a time, but in a number a digit can come at multiple places। भाई मेरा नंबर जरूरी नहीं है 2 5 7 8 ही हो, मेरा नंबर 2 5 2 5 भी हो सकता है, मेरा नंबर 7 7 4 7 भी हो सकता है, मेरा नंबर 6 6 6 6 भी हो सकता है। मतलब एक डिजिट एक से ज्यादा जगहों पर आ सकता है। मतलब मेरा पहला प्लेस ऑक्यूपाई होने के बाद दूसरे प्लेस के लिए एक पर्सन कम अवेलेबल है, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों ऐसा हमने नहीं किया था? क्योंकि वहां पर पर्सन्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, तो एक ह्यूमन बींग एक समय पे एक ही जगह, 2 जगह पे अन्नू नहीं बैठा हुआ हो सकता, या 2 जगह पर चंदू बैठा हुआ नहीं हो सकता एक ही फोटो में। करेक्ट, क्योंकि चंदू एक ही इंसान है, लेकिन डिजिट्स एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, और वी कैन से 8 की पावर 4, एंड दिस बिकम्स द फॉर्मूला कॉल्ड n की पावर r। तो अब फर्क क्या है एनपीआर और n की पावर r में, वो भी समझ लो भाई। भाई एनपीआर क्या बताता है? n अलग अलग चीजों में से r चीजें चुनने के तरीके, n अलग अलग चीजों में से r चीजें चुनने के तरीके, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ना एक चीज एक कॉम्बिनेशन में एक ही बार चुनी जाएगी। और n की पावर r मुझे जो क्या है वो क्या बताता है? वो बताता है n में से r चीजें चुनने के तरीके वेयर वन थिंग कैन बी चोजन मोर देन वंस, यानी कि रिपीटेशन इज अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है तो n में से 8 चीजें चुनकर अरेंज करने के सारे तरीके होते हैं एनपीआर, और अगर रिपीटेशन अलाउड होता है तो n में से 8 चीजें चुनकर अरेंज करने के तरीके होते हैं n की पावर r। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो अभी पूछे। जो अभी तक हमने डिस्कस किया अरेंजमेंट के बारे में, परम्यूटेशन के बारे में, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन बाकी हो, कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, यू कैन आस्क राइट नाउ। चलिए, कोई डाउट नहीं। अब कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर, हम उनको देखते हैं। अब हम एक वर्ड ले रहे हैं, एक वर्ड हमने ले लिया फैमिली। ठीक है, सो इट्स अ 6 लेटर वर्ड, 6 लेटर्स हैं फैमिली वर्ड में, और इन्हीं लेटर्स को यूज करके अलग अलग कितने वर्ड्स बन सकते हैं? इन्हीं लेटर्स को यूज करते हुए 6 लेटर वर्ड्स अगर बनाने हैं यही 6 लेटर्स से, तो कुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो पहला आंसर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? ये हमारी 6 पोजीशंस हैं और मेरे पास 6 लेटर्स हैं, FAMI और LY। पहली पोजीशन के लिए मेरे पास 6 लेटर्स अवेलेबल हैं, दूसरी पोजीशन के लिए एक चला जाएगा तो 5 बचेंगे, फिर तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 3, पांचवे के लिए 2, छठवें के लिए 1, यानी कि फैक्टोरियल 6।
यानी कि 720 अलग अलग टोटल वर्ड्स बन सकते हैं, जिसमें से एक वर्ड फैमिली भी है। टोटल 720 वर्ड्स बनेंगे इन लेटर्स को यूज करके। हर लेटर उतनी ही बार यूज होगा जितनी बार वो वर्ड में है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड कैन बी अरेंज्ड टू मेक डिफरेंट वर्ड्स। तो कुल कितने वर्ड्स बनेंगे? एक 720। और अगर रिपीटेशन यहां अलाउ कर दिया जाए, अगर रिपीटेशन अलाउ कर दिया जाए कि एक लेटर को एक से ज्यादा बार यूज करना अलाउड है, तो आंसर हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो क्वेश्चन में दिया होगा क्या कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं? जरूरी नहीं है दिया हो। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके कुल इतने ही लेटर्स के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो आंसर हमेशा अपन रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस की तरह ही निकालते हैं, यानी कि आंसर 720 होगा। ठीक है, चलिए अब एक एक जन मैं पूछता चला जाऊंगा और आपको कंडीशंस ध्यान रखते हुए उनके आंसर्स क्या आएंगे वो बताने हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हम आगे करने जा रहे हैं उन सभी में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब वर्ड्स में जितने लेटर्स हैं उन लेटर्स को उतनी ही बार यूज करना है। एक लेटर एक बार है तो एक ही बार यूज होगा हर वर्ड में, और 6 लेटर वर्ड्स बनाने। ठीक है, टोटल तो 720 बन गए। अब पहला क्वेश्चन आशुतोष आप बताओगे, आशुतोष पांडे। आशुतोष ये बताओ कितने वर्ड्स ऐसे होंगे इनमें से 720 वर्ड्स में से जो ए से शुरू होंगे? हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद ए? आशुतोष, हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद ए? आवाज नहीं आई आपकी। 120, ठीक है ना भाई। ए अगर यहाँ पर फिक्स हो गया मतलब यहाँ पर यही एक ऑप्शन आ सकता है और ये ऑप्शन कहीं और नहीं जा सकता। अगले प्लेस के लिए 5, फिर अगले के लिए 4, फिर अगले के लिए 3, फिर 2 और फिर एक वर्ड, एक लेटर यहाँ आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 120। 120 वर्ड ऐसे होंगे जो ए से शुरू होंगे इन लेटर से बनने वाले। अगला क्वेश्चन ऋतु कोटवानी बताए। ऋतु, टेल मी हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव फर्स्ट लेटर Y एंड लास्ट लेटर A? कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका पहला लेटर Y और आखिरी लेटर A होगा? कितने? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। भाई पहला लेटर Y फिक्स है, आखिरी लेटर A फिक्स है, मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा, लास्ट में भी एक ही ऑप्शन आएगा जो जो गिवन है। बाकी के बचे 4 लेटर्स, तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए 4 ऑप्शन, उसके नेक्स्ट के लिए 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 1 बचेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल आर फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। अगला आंसर शिवानी साहू देगी। शिवानी मुझे बताइए कितने लेटर्स ऐसे, कितने वर्ड्स ऐसे होंगे 6 लेटर वाले जिनके एक्सट्रीम पोजीशन पर वॉवल्स होंगे? हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव वॉवल्स एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एट द एंड पोजीशन, जिनका पहला और आखिरी लेटर वॉवल्स ही होगा? शिवानी साहू आंसर दे सकते हैं? ओके, शिवानी इज नॉट कमिंग बैक। सो अच्छा, हाँ बोलिए शिवानी, यू हैव रेज्ड हैंड। आप आंसर चैट बॉक्स में दे रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब बोल नहीं सकते? ओके, ओह शिवानी ने आंसर दिया लेकिन आंसर तो गलत है शिवानी। 2, नो इट इज रॉन्ग आंसर। साक्षी, कुछ और आ गया। अच्छा, आर्यन ने आंसर दिया 48, सो दैट इज द करेक्ट आंसर आर्यन। तो भाई देखिए क्या करना है, वॉवल्स जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर आए। मतलब क्या हो सकता है, पहली पोजीशन देखो हमारे पास वॉवल्स है कितने अवेलेबल इसमें वर्ड में? 2 ही है, ए और आई। तो पहले और आखिरी पोजीशन पे वॉवल आएगा, यानी फर्स्ट पोजीशन पे ए आ जाए, आखिरी वाली पे आई, या पहली पोजीशन पर आई आ जाए और लास्ट वाली पे ए। ठीक है, यानी ऐसा बोल सकते हैं हम, पहली पोजीशन पर मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ए या आई। सो आई हैव 2 ऑप्शंस अवेलेबल एट द फर्स्ट पोजीशन। जो भी एक यूज हो गया उसके बाद बचा हुआ जो लेटर है वो लास्ट पोजीशन पे आएगा। सो दिस बिकम्स 2 into 1, यानी कि फैक्टोरियल 2 तो हो गया पहली और आखिरी पोजीशन के लिए। बचे हुए 4 लेटर्स 4 into 3 into 2 into 1 यानी कि बीच में। सो आंसर इज फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 4, यानी कि ओवरऑल आंसर वुड बी 48। ठीक है शिवानी, क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक, कहां गड़बड़ हुई थी आपसे? वॉवल्स एक्सट्रीम पोजीशन जी। ओके, अब बोल रहे हो? पहले मैं बोलने को बोल रहा था तो नहीं बोल रहे थे, अभी अनम्यूट करके यस सर बोला। पहले आंसर चैट बॉक्स में था। चलो
ठीक है, नेक्स्ट आंसर साक्षी तिवारी। साक्षी, आप मुझे बताएंगे कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें दोनों वॉवल्स साथ में होंगे, बोथ द वॉवल्स वुड बी टुगेदर। ऐसे वर्ड्स जिनमें ए और आई यानी कि दोनों वॉवल्स बगल बगल में ही होंगे। हाउ मेनी सच वर्ड्स आर वाज पॉसिबल, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? एक ही बात, वर्ड्स बोले अरेंजमेंट बोले? सर 24। 24? नो। और कोई बताना चाहेगा? ओके, आंसर किसी ने भेजा, प्रियांशी ने आंसर भेजा, गलत है। श्रीचंद्र रवि ने आंसर भेजा, वो सही है। नम्रता ने आंसर गलत भेजा। आदित्य मिश्रा ने आंसर सही भेजा। दो लोगों ने सही भेजा, दो ने गलत भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो भाई आंसर इज 240। राइट आंसर इज 240। विनय की आपका आंसर भी गलत है। कैसे भाई, जरा देखें। हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी दो लेटर्स को, तीन लेटर्स को बगल बगल में ही लाना है, साथ में ही चाहिए, दे शुड बी जॉइंट, तो क्या करते हैं अपन, उन दोनों लेटर्स को चिपका देते हैं। अपने को यहाँ बोला है दोनों वॉवल्स जो हैं वो साथ में ही आए। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें दोनों वॉवल्स एक साथ अपीयर हो रहे हैं बगल बगल में, तो हम ए और आई को चिपका देंगे। बचे कौन कौन से लेटर? एफ बचा, एम बचा, एल बचा और वाई बचा। अब हमारे पास टोटल चीजें अरेंज करने के लिए कितनी है? एक वाई है, एक एल है, एक एम है, एक एफ है और एक ये जॉइंट यूनिट है ए आई वाली। तो मेरे पास अरेंज करने के लिए अब टोटल 5 चीजें। मैं ए आई को सिंगल यूनिट मान रहा हूं, उनको अलग अलग मान ही नहीं रहा। ठीक है, तो 5 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानी कि फैक्टोरियल 5। और उसमें इन पांचों वर्ड्स में क्या होगा? सारे एक फैक्टोरियल 5 यानी 120 वर्ड्स में क्या होगा? ए और आई हमेशा संग में आ रहे हैं। अब लेकिन ए आई अगर संग में आ सकते हैं तो आई ए के ऑर्डर में भी तो संग में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है ए पहला और आई बाद वाला ही हो, साथ में आई पहले और ए बगल में उसके बाद वाला भी तो हो सकता है। सो ए और आई के आपस के अरेंजमेंट वुड बी फैक्टोरियल 2। सो फैक्टोरियल 5 के डबल केसेस में जितने वर्ड्स में ए आई आएगा साथ में, उतने ही वर्ड्स में आई ए आएगा साथ में। सो आंसर वुड बी फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 2 यानी कि 120। सो दैट इज द आंसर, जिसमें ए और आई संग में होना चाहिए। सो दिस इज फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 2, दैट इज 200 एंड ओहो मैंने 120 लिख दिया, 120 into 2 लिखना चाहिए था। सो आंसर इज 240। सो राइट आंसर इज 240। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं जल्दी से, और साक्षी अब आप फिर से बताओगे ये वाला क्वेश्चन, कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें एल एम और वाई साथ में आएंगे? एल एम वाई शुड बी टुगेदर। 6 लेटर वर्ड्स बन रहे हैं। 720 में से कुल कितने वर्ड्स होंगे जिनमें एल एम वाई साथ में होगा? दे शुड बी टुगेदर। कितना आंसर? साक्षी बता रहे हो? 144। आपका नाम साक्षी नहीं है? ठीक है, चलो। सर 36। नो 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 नो, 144 इज द करेक्ट आंसर, जो अभी दिया था किसी ने। तो भाई देखो ना, सिंपल, एल एम वाई अगर साथ में है, बचे कौन कौन से? एफ बचा, ए बचा और आई बचा। अब मेरे पास चीजें अरेंज करने के लिए कितनी है? 1 2 3 और ये जॉइंट वाली मिलाकर टोटल 4 चीजें। 4 चीजें क्यों मान रहा हूं मैं? जॉइंट को एक ही यूनिट मान रहा हूं, तो इसको जहां भी उठा के ले जाऊंगा, एक्सचेंज करूंगा, तो वो पूरी यूनिट इकट्ठी उठ के जाएगी, तो हमेशा एल एम वाई साथ में रहेंगी। अब 4 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 4। लेकिन एल एम वाई किसी और से नहीं बदल सकते, पर एल एम वाई आपस में तो एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें संग में चाहिए हमें एल एम वाई, पर उनका ऑर्डर कुछ भी चलेगा आपस में। सो फैक्टोरियल 4 के साथ, हर एक के साथ फैक्टोरियल 3 केसेस, यानी कि एल एम वाई के आपस के इंटरचेंजेस के केसेस। सो फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 3 यानी कि 24 into 6, दैट इज इक्वल टू 144। दैट इज द आंसर। ठीक है, ऐसे वाले वर्ड्स 6 लेटर के जिसमें एल एम वाई साथ में है। सो दैट आंसर इज फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 3, दैट इज इक्वल टू 144। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे बताएगी मानसी श्रीवास्तव। बताएं जरा मुझे कि कितने वर्ड्स ऐसे होंगे, उन्हीं ये फैमिली वर्ड के लेटर से बनने वाले, जिसमें ए कहीं भी वाई के पहले आएगा। कहीं भी वाई के पहले का मतलब क्या? जस्ट पहले हो जरूरी नहीं है, बस ए की पोजीशन वाई की पोजीशन के किधर भी पहले होनी चाहिए। ए कभी भी वाई के बाद ना जाए, मतलब ए पहला हो वाई तीसरा हो चलेगा, ए पहला लेटर हो वाई पांचवा लेटर हो चलेगा, ए तीसरा हो वाई छठवा हो चलेगा, ए चौथा और वाई दूसरा नहीं चलेगा। पॉइंट समझ गए होगे? तो बस ए कहीं भी आए, वाई कहीं भी आए, बस ए की पोजीशन वाई के पहले आ जाए,
y के बाद में ना आए, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे? मानसी बोलिए। नहीं पता नहीं पता, ओके, कोशिश कर सकते हो। सर। वाई को लास्ट में लेके करेंगे? नहीं, y को लास्ट में करके देखो, y दूसरा भी हो सकता है, a पहला भी हो सकता है, a दूसरा और y चौथा भी हो सकता है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। y को आखिरी में होना जरूरी नहीं है, y तो छठवें पे, पांचवें पे, चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे कहीं भी आ सकता है, बस a उसके पहले आ जाए। y कभी भी पहले पे नहीं आएगा ऑब्वियसली, और a कभी भी आखिरी पे नहीं आएगा, दैट इज ऑल्सो ऑब्वियस, बट दोनों कहीं पे भी आ सकते हैं अदरवाइज। अभी तक कुछ लोगों ने आंसर भेजा है, नम्रता ने भेजा, आदित्य ने भेजा और विनायकी ने भेजा, तीनों के आंसर अभी फिलहाल गलत हैं। कोई और ट्राई करना चाहेगा? नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल द एंटायर क्लास। आर्यन का भी आंसर आया गलत है, अभिषेक मिश्रा का आंसर आया गलत है। हाँ जी, कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें ए कहीं भी हो और वाई कहीं भी हो, बस ए की पोजीशन वाई के कहीं भी पहले हो? अभिषेक मिश्रा, अभिषेक शुक्ला, सबके आंसर्स आए हैं पर सबके अभी तक आंसर गलत हैं। चलो फिर अब मेरा नंबर आ गया है तो मैं समझाता हूं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ए कहीं भी वाई के पहले आए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन रहे हैं? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है कि हर लेटर को हर पोजीशन पर आने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर पोजीशन पे हर लेटर बराबर बराबर बार आ सकता है। आप ऐसे सोचो जरा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो अपन एबीसी का एग्जांपल लें, तो ए बी सी, जब हम इन तीनों को अरेंज कर रहे हैं तो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी, ये 6 अरेंजमेंट होते हैं, फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट। अब इसमें मैं बोलूं ए कहीं भी सी के पहले आए, तो कितने ऑप्शन है देखो जरा। ए बी सी में ए सी के पहले आ रहा है, आ रहा है। ए सी बी में भी ए सी के पहले आ रहा है, आ रहा है। बी ए सी में भी ए सी के पहले आ रहा है, आ रहा है। अगले वाले में नहीं आ रहा, उसके अगले में नहीं आ रहा, उसके अगले में नहीं आ रहा। अगर इन 6 केसेस को देखोगे जो कि एबीसी के अरेंजमेंट्स हैं, उसमें से कितनों में ए सी के पहले है? 3 में। और कितनों में ए सी के बाद है? वो भी 3 में। भाई ऑब्वियस ही बात है, बराबर ही केसेस होंगे। जितने वर्ड्स में ए सी से पहले आ सकता है, ए और सी को जब इंटरचेंज करोगे तो उतने ही वर्ड्स में ए सी के बाद आ सकता है। अगर पहले वाले केस में ए और सी को इंटरचेंज कर दो तो देखो कौन सा केस बनेगा, लास्ट वाला बन जाएगा। ए और सी को इंटरचेंज करो, बी वहीं का वहीं है। फिर दूसरे वाले में ए और सी को इंटरचेंज करो तो कौन सा बन जाएगा? ये 5th वाला बन जाएगा। और तीसरे वाले में ए और सी को इंटरचेंज करो तो 4th वाला बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब मानसी ने मुझे आंसर भेज दिया, एकदम सही समझ में आ गया उसको फटाफट से। राइट, सो राइट आंसर वुड बी 720 हाफ, यानी कि 360। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, देखो ध्यान रखना ये भी बात, इट इज नॉट जस्ट फैक्टोरियल 6 का हाफ, इट इज बेसिकली फैक्टोरियल 6 कैंसिलिंग द अरेंजमेंट्स ऑफ ए एंड वाई। ए और वाई के आपस के अरेंजमेंट कितने होंगे? फैक्टोरियल 2। अगर हम फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते, जैसे वाला क्वेश्चन देखो जिसमें ए और आई संग संग में है, तो अपन ने एंड में फैक्टोरियल 2 क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि ए आई को इंटरचेंज कराना था। पहले ए आई हमने फिक्स, ए पहला और आई बाद वाला है, यही फिक्स कर रखा था। उसको अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही एल एम वाई को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे ए और वाई के अरेंजमेंट को रोकना है, जो कि ऑलरेडी फैक्टोरियल 6 में हो चुके हैं, अरेंजमेंट हो चुके हैं, उसे हटाना है, तो क्या करूंगा? डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। सो द आंसर इज 360। इसी का एक और अगला क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर फैमिली, इस टोटल जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उसमें से कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें ए कहीं भी एल के पहले और एल कहीं भी वाई के पहले ही रहे? ए, एल और वाई का ऑर्डर यही रहे, भले ही वो वर्ड्स में किसी भी जगह पे आ रहे हो, बट उनका ऑर्डर यही रहना चाहिए। ए, इन तीनों में ए पहले आ जाए, एल कहीं बीच में आए और वाई कहीं भी बाद में आए। तो आंसर क्या हो जाएगा बता दो। नाउ द आंसर, बिल्कुल सही आंसर कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में भेजा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। हमें क्या करना है? ए, एल और वाई को आपस में अरेंज होने से रोकना है, यानी कि फैक्टोरियल 3 केसेस से डिवाइड करना है। सो आंसर वुड बी 120। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ऊपर वाला एग्जांपल वापस लूं कि एबीसी के 3 अरेंजमेंट्स, 6 अरेंजमेंट्स थे, इसमें से मुझे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट चाहिए कि ए सी के पहले आए और सी बी के पहले आए। ऐसे वाले केसेस कितने? तो ऑब्वियसली एक ही केस मिलेगा, 6 में से एक ही केस मिलेगा। सो 1 out of 6 cases would carry the same this particular order. So ऐसे ही 1/6 of total
तो 1/6 क्या है, वो 6 इज फैक्टोरियल 3, 1/3 केसेस ऑफ फैक्टोरियल 6। इसको आप ये भी लिख सकते हो या इसको 1/6 ऑफ फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप सारे लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह से अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और भी हम क्वेश्चंस अभी करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। चलो, इसमें किसी को कुछ पूछना है, ये जो हमने फैमिली वर्ड के अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए, एनीवन एनी डाउट? श्रीचंद्र रवि, आपने जो आंसर 180 लिखा था गलत है, समझ आ गया क्यों गलत है? ठीक है, परफेक्ट। अब हम एक वर्ड लेते हैं, मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया अरेंजर, अरेंजर, और मैं पूछ रहा हूं कि अरेंजर वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उन सबको अलट पलट करेंगे तो कुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन्हीं लेटर्स से। और कितने लेटर का वर्ड बनाना है, जितने लेटर का अरेंजर है, मतलब 8 लेटर का है अरेंजर, तो हमें 8 लेटर वर्ड ही बनाना है और इन्हीं लेटर्स को यूज करके बनाना है। तो ऑब्वियसली जो लेटर जितनी बार होगा उतनी बार वो हर वर्ड में इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर 2 ए हैं तो हर वर्ड में 2 ए आएंगे, और यहाँ पर 3 आर है तो हर वर्ड में 3 आर आएंगे। बाकी एन जी ई जो है वो एक एक बार है, एज इट इज एक एक बार रहेंगे। तो कुल कितने वर्ड्स होंगे? सो द आंसर वुड बी फैक्टोरियल 8 जो होना चाहिए थे टोटल, लेकिन जो तीनों आर है वो आपस में अरेंज होके कोई अलग वर्ड नहीं बनाएंगे। जब भी मैं पहले आर को तीसरे आर से बदलूंगा या दूसरे आर को पहले आर से बदलूंगा, सो दैट वुड नॉट चेंज, तो यानी कि उनके अरेंजमेंट आपस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो दैट मींस डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, ये क्या है 3 आर के लिए, और 2 ए आपस में इंटरचेंज होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उन दो का divide by factorial 2 also. So the answer would be factorial 8 divide by factorial 3 divide by factorial 2. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मेरे पास टोटल अगर n चीजें हैं, there are n things, उसमें से p एक जैसी हैं, q एक जैसी हैं, r तीसरी एक जैसी हैं और s चौथी एक जैसी हैं। टोटल n चीजें हैं, उसमें से p एकदम आइडेंटिकल है, q दूसरी आइडेंटिकल है ना, r तीसरे टाइप की आइडेंटिकल है और s चौथे टाइप की आइडेंटिकल है। तो टोटल अगर उन सबको, उन पूरी n चीजों को एक रो में अरेंज करना हो तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? इट वुड बी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s. This is how we can find out total number of arrangements if there are repeated things in a particular group of n things. ठीक है, इस तरह से ये चीजें करते हैं। ये सेम लॉजिक वही लगा रहे हैं। देखो हमने ऊपर क्या किया था, अभी हमने ए और क्या था वो, जो भी ए और आई के अरेंजमेंट्स, ए और वाई के अरेंजमेंट्स को रोका था ना, ये ए हमेशा वाई के पहले ही आए, तो रोकने के लिए क्या कहते हैं, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ऐसे ही हम यहाँ पर तीनों आर के आपस के एक्सचेंज जो है या दोनों ए के आपस के एक्सचेंज जो है उनको रोक रहे हैं। सो रोकने के लिए हमें जब अरेंजमेंट करवाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं उतने केसेस से, और अगर अरेंजमेंट रोकना होता है या उसमें से हटाने होते हैं, कैंसिल करने होते हैं, तो उतने से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो ये सब भी आप लोगों को शायद पता रहा होगा पहले से। फाइनली हम क्वेश्चंस पर आ जाएं। सो नाउ यू हैव इजी क्वेश्चंस, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। फटाफट से इन 6 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको सिर्फ दे रहा हूं 3 मिनट, एंड इन 3 मिनट्स यू हैव टू आंसर ऑल 6 क्वेश्चंस क्विकली इन द चैट बॉक्स। सभी ऑप्शंस, सभी क्वेश्चंस के करेक्ट ऑप्शंस कॉमा कॉमा से सेपरेट करते हुए आपको मुझे चैट बॉक्स में एक साथ 6 के आंसर्स भेजने। All right, so most of you have done the answers, calculated the answers. तो सब देख पाएंगे, आंसर चेक कर ले फटाफट से। पहले का आंसर है सी फैक्टोरियल 6, दूसरे का आंसर डी यानी कि फैक्टोरियल 5, तीसरे का आंसर 48। ध्यान रखेंगे भाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि टर्मिनल लेटर्स वी एंड एल है, पहला वी और आखिरी एल ऐसा नहीं है, पहला एल और आखिरी वी भी हो सकता है। टर्मिनल लेटर्स वी और एल है, कोई भी किसी भी एंड पोजीशन पर आ जाए, इसलिए आंसर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 दैट इज डी 48 होगा। Having vowels together, factorial 5 into factorial 2 यानी कि 240। फिफ्थ में v occurs before b यानी कि factorial 6 upon factorial 2, और आखिरी वाले में v, b और e का ऑर्डर यही रहे यानी factorial 6 upon factorial 3। तो c d d b c a ये 6 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सब लोगों ने चेक कर लिए होंगे, जिसका क्या गलत हुआ वो क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछे। नहीं, गुड। तो आगे चलते हैं फटाफट से। आगे कुछ 4 और क्वेश्चंस, अब की बार ऑप्शंस नहीं है, सबके आंसर्स आपको कैलकुलेट करने हैं, निकालने हैं। सो यू हैव नाउ 4 क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन, जल्दी से चारों के आंसर्स निकालेंगे एंड यू हैव 4 मिनट्स नाउ। ठीक है, 4 मिनट में चारों के आंसर्स निकाल के
चैट बॉक्स में एक ही बार में चारों के आंसर्स भेजने। तो यू कैन सी ऑल द आंसर्स, ऑल द 4 आंसर्स ऑन द स्क्रीन, और सब लोग अपने अपने आंसर्स चेक कर ले। पहले वाले का आंसर मैक्सिमम लोगों का 720 आना ही था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम जब प्रॉब्लम्स वर्ड के 8 अक्षर्स को अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो भाई पहले पोजीशन पर P फिक्स करना है, दूसरी लास्ट पोजीशन पर S फिक्स करना है। यहाँ पर एक एक ऑप्शन ही आ सकता है। बचे 6 लेटर्स, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे कितने? 720। अब यहाँ एक क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैच है। कैसा कैच है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब इसको कितने और तरीके से रीअरेंज किया जा सकता है, कितने तरीके से हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब एक अरेंजमेंट तो खुद प्रॉब्लम्स है ही। ये जो 720 वर्ड्स बनेंगे उनमें से एक वर्ड तो प्रॉब्लम्स भी होगा। जो प्रॉब्लम्स वर्ड गिवन है वो इन 720 में से एक अरेंजमेंट ही है ना। तो अभी क्या बोला है उन्होंने? इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। मतलब कितने वर्ड्स बन सकते हैं इसको रीअरेंज करके, मतलब प्रॉब्लम वर्ड को छोड़ के कितने बन सकते हैं ये पूछा है। इसलिए हम प्रॉब्लम वर्ड वाला केस एक माइनस करके आंसर लिखते हैं 719। तो जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में हाउ मेनी रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल या हाउ मेनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ऐसी दोनों में से कोई भी बात लिखी हो, कौन कौन सी? इन हाउ मेनी वर्ड्स दिस कैन बी रीअरेंज्ड, या फिर हाउ मेनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। मतलब जो गिवन वर्ड है अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको छोड़ के बाकी वाले बताने हैं, राइट? इसलिए यहां पर आंसर 720-1 यानी कि 719 रहेगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखें। तो भाई इक्वेशन वर्ड के कितने लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं? टोटल 8 लेटर्स हैं और हमें 8 लेटर वर्ड ही बनाना है, लेकिन स्टार्टिंग वॉवल से हो। वॉवल कितने हैं भैया? ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। पांचों के 5 वॉवल यहाँ अवेलेबल है। तो पहली पोजीशन जो है, फर्स्ट पोजीशन, उस पर कोई भी वॉवल आएगा, मतलब एनी 1 आउट ऑफ 5, 5 में से कोई भी एक वॉवल यहां आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स हैं और बाकी के जो वॉवल्स हैं वो कहीं भी कोई से भी आ सकते हैं, बस स्टार्टिंग पे कोई एक वॉवल आना चाहिए। तो वॉवल हमारे पास 5 है, तो पहली प्लेस के लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। फिर अगली प्लेस के लिए जो भी एक लेटर चला गया वो हटा के 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सो आंसर इज 5 into फैक्टोरियल 7 यानी कि 25,200 इज द आंसर। तीसरा क्वेश्चन तो सिंपल ही है। मिसिसिपी में 11 लेटर्स है, फैक्टोरियल 11 अरेंजमेंट होना चाहिए थे, लेकिन उसमें 4 एस है, 4 आई है और 2 पी है। तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। सॉल्व करके आंसर 34,650। और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 10th है। 9th और 10th में कोई फर्क है ही नहीं भाई। आप लेटर्स को अरेंज करो या कलर्ड बॉल्स को अरेंज करो, एक रो में ही तो जमाना है, एक लाइन में जमाना है, चाहे वो लेटर्स हो जिनसे वर्ड बनाना हो या बॉल्स हो जिनसे पूरी एक रो बनानी हो। तो भाई 12 बॉल्स है, फैक्टोरियल 12 अरेंजमेंट होते, लेकिन उसमें से 3 एक जैसी ब्लू है, 4 एक जैसी लाल है और 5 एक जैसी ग्रीन है। सो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5। सॉल्व करके आंसर 27,720। हाँ जी, तो अब मुझे बताएं किसी को कोई डाउट है इनमें से? 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चंस में। 8 नंबर बता दीजिएगा सर एक बार फिर से। नंबर में 8 नंबर में इक्वेशन वर्ड के अंदर कितने वॉवल्स हैं? 5 वॉवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, पांचों के 5 इसके अंदर शामिल है, अवेलेबल है। और पूछा है कितने वर्ड्स बन सकते हैं विच स्टार्ट विद अ वॉवल। मतलब वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने होंगे? टोटल तो फैक्टोरियल 8 बनेंगे, लेकिन उसमें से वॉवल से शुरू होने वाले कितने होंगे? तो मतलब पहली प्लेस पे वॉवल ही है, और वॉवल्स हमारे पास है कितने अवेलेबल वर्ड में? 5। तो पहली प्लेस के लिए मेरे पास 5 ही ऑप्शन अवेलेबल है, और बाकी के लेटर कोई भी कहीं भी आ सकते हैं। तो बाकी का तो फैक्टोरियल 7 है सातों पोजीशंस के लिए। तो 8 में से एक पोजीशन के लिए 5 ऑप्शंस है, बाकी सातों के लिए 7 into 6 into 5 into 4, 3, 2, 1 ये वाले। ठीक है, क्लियर? चलिए अब एक स्पेशल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और आता है वर्ड्स के केस में ही। हमें मान लो एक वर्ड दिया हुआ है एक्टर। ठीक है, कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में? 5 लेटर का वर्ड है, और 5 लेटर्स अलग अलग हैं, कोई भी लेटर रिपीट भी नहीं हो रहा है। और इसके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं? ऑब्वियसली फैक्टोरियल 5 यानी कि 120। टोटल 120 वर्ड्स बनेंगे, जिसमें से एक वर्ड खुद ये एक्टर भी होगा। ये एक्टर वर्ड जो है वो उन्हीं 120 में से एक है, और वर्ड्स बहुत सारे बनेंगे, पूरे 120। अब ये 120 वर्ड्स को अगर डिक्शनरी के स्टाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए। डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे होते हैं? सबसे पहले ए से शुरू होने वाले, फिर बी से शुरू होने वाले, ए में भी ए के बाद ए के बाद बी, ए के बाद सी आ रहा हो। जैसे अटेंडेंस लिस्ट में नाम होता है, मान लो
क्लास में अभिषेक भी है, अभिजीत भी है और आशुतोष भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिकली? अभिजीत, अभी के बाद जे कॉमन, ठीक है, जे, और फिर अभिषेक, अभी के बाद एस, और फिर आशुतोष, क्योंकि ए बी के बाद ए एस आएगा। तो अभिजीत, फिर अभिषेक, फिर आशुतोष, फिर बबलू, है ना, ऐसा करके आएंगे, फिर चंदन, फिर धीरज, समथिंग लाइक दैट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हमने सारे 120 वर्ड्स को जमा दिया, एक लिस्ट बना दी पूरी न्यूमेरिकली, और अब हमें पूछा गया कि बताओ उस लिस्ट का 25th नंबर का वर्ड कौन सा है, या उस लिस्ट का 72nd नंबर कौन सा है, या उसी लिस्ट का 50वां नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। क्या बता पाएंगे जल्दी से? फटाफट आप लोगों को मैं दे रहा हूं 1 मिनट। एक्टर वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके जो टोटल 120 वर्ड्स बने उस, और उन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया गया। सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा आप समझ सकते हो? सबसे पहला वर्ड होगा ACORT। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला वर्ड ये होगा। सेकंड नंबर पे कौन सा होगा? ACOTR। ऐसे करके बनते जाएंगे बहुत सारे वर्ड, और सबसे आखिरी 120 नंबर पे कौन सा वर्ड होगा? TROCA। दिस वुड बी दी लास्ट वर्ड इन द लिस्ट, 120वें नंबर का, और ये फर्स्ट नंबर का था। ऐसे करके पूरी सीरीज बनी हुई है। 25वें नंबर पे कौन सा वर्ड है, 72nd पोजीशन पे कौन सा वर्ड है, 50वीं पोजीशन पे कौन सा वर्ड है, आपको बताना। कोई भी मुझे जल्दी से बताए आंसर 25वें का, और फिर एक्सप्लेन भी करें। देखिए भाई कैसे करना चाहिए। भाई ये जो वर्ड है, अपने बात की, अपन एक काम करते हैं, पहले कुछ डिजिट्स ले लेते हैं तो देखने में आसान होगा। छोटा बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर हम फटाफट देख पाते हैं। हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो इन पांचों डिजिट्स से, ये जैसे 5 लेटर्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे ही 5 डिजिट्स हो सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इनसे वर्ड्स नंबर्स बनाओगे तो कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5। फिर अगला क्या होगा? 1 2 3 5 4। 12300 की सीरीज में ये दो बनेंगे। फिर 12400 की सीरीज आ जाएगी तो 435 बनेगा, और फिर 453 बनेगा। फिर 12500 की सीरीज आ जाएगी तो 12534 बनेगा, और 12543 बनेगा। समझ रहे हो? ऐसे ही बनेंगे ना। फिर उसके बाद 13000 की सीरीज आ जाएगी तो 13245 बनेगा, एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा। सबसे आखिरी नंबर कौन सा बनने वाला है? 54,321। दिस वुड बी द लार्जेस्ट नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 2 3 4 5। मैं अगर बोलूं कि 25वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 25वें पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये समझो कि हर डिजिट से शुरू होने वाले नंबर्स कितने कितने बनेंगे। अगर मैं 1 को फिक्स कर दूं तो कितने नंबर्स होंगे जो 1 से शुरू होंगे? कोई बता सकता है मुझे जल्दी से? 1 से शुरू होने वाले नंबर्स कितने होंगे भाई? इसके आगे 4 चीजें हैं जिनको अरेंज करना है। 1 को फिक्स कर दिया तो यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 24 नंबर्स होंगे। फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 नंबर ऐसे होंगे जो 1 से शुरू होंगे, फिर अगले 24 ऐसे होंगे जो 2 से शुरू होंगे, फिर अगले 24 होंगे जो 3 से शुरू होंगे, फिर अगले 24 होंगे जो 4 से शुरू होंगे, और आखिरी 24 जो होंगे वो 5 से शुरू होंगे। करेक्ट? ऐसे 24 24 24 24 24 5 हिस्से बन गए। तो बिल्कुल ऐसा ही लॉजिक वर्ड्स पे भी लगेगा। ए से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 24। फिर सी से शुरू होने वाले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, सी से शुरू होने वाले 24, फिर उसके बाद ओ से शुरू होने वाले 24, फिर उसके बाद आर से शुरू होने वाले 24, और फिर आखिरी में टी से शुरू होने वाले 24। गॉट इट? तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे? अरेंज कर पाओगे। भाई ए से शुरू होने वाले 24 बनेंगे, फिर 25वां कौन सा होगा? सी से शुरू होने वाला सबसे पहला वर्ड। पहले 24 के बाद सी से शुरू होने वाला सबसे पहला वर्ड तो कौन सा होगा? बता दो जल्दी से। सी से शुरू होने वाला पहला वर्ड कौन सा होगा अल्फाबेटिकली? CAORT। दिस विल बी दी 25th वर्ड, CAORT। ठीक है। 72nd कौन सा होगा? ये पहले 24 मतलब 1 से लेके 24 तक यहाँ हो गए, फिर 25 से लेके 48 तक अगले 24 यहाँ हो गए, फिर 49 से लेके 72 तक तीसरे वाले हैं। तो 72 नंबर पे कौन सा वर्ड है? ओ का आखिरी वर्ड, ओ की सीरीज वाला आखिरी वर्ड। तो ओ से शुरू होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। राइट? सो इट शुड बी TROCA।
CA, OTRCA. This would be the 72nd word. I hope you are getting the point what I am explaining. किसी को डाउट है क्या? जल्दी से एक बार तो पूछ लो। 72nd नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? पहले 24 निकल गए, फिर अगले 24 निकल गए, 48 हो गए, फिर अगले 24 आए तो 72। मतलब 72 कौन सा है? तीसरे वाले 24 का लास्ट वर्ड। ठीक है, अगर मैं 49th पूछता आपसे तो तीसरे वाले 24 का पहला होता, वो कौन सा होता? OACRT, ये होता 49th। तो 49th के बाद वाला 50th भी निकाल लोगे, कैसे निकलेगा? अब ध्यान से देखो, क्या बदलेगा सबसे पहले 49 के बाद अगले में? तो OACTR है ना। 49 से अगर हम 50 पे जाएंगे तो क्या आने वाला है? ऑब्वियसली RT बदल के TR होगा, जैसे 45 के बाद 54 आता है एंड में। ठीक है, ये देख रहे हो, देखो सबसे ये दोनों नंबर्स वाले बोलो 1 2 3 4 5 के बाद अगला क्या है? 1 2 3 5 4। ठीक है, तो RT के बाद। अच्छा, रवि ने पूछा सर 15वें नंबर पे कौन सा आएगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं रवि। देखो कैसे निकालना चाहिए। 15वें नंबर का वर्ड बताना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना सब लोग। पूछा है, आप मुझसे पूछा गया कि 15 नंबर पे कौन सा वर्ड है। तो भाई अब A को तो हमने फिक्स किया था, तो A के पहले 24 आए थे। ठीक है, अब A के बाद अब अगला क्या फिक्स करोगे? A के बाद अगला फिक्स करो C। तो A के आगे C फिक्स कर दिया, तो अब कितने वर्ड्स आएंगे? टोटल आएंगे 6। 3 लेटर्स बचे ना उसके आगे, उनके आपस के एलिमेंट फैक्टोरियल 3 होंगे। तो ये हो गए पहले 6। फिर अगले 6 कौन से होंगे? A के साथ अगला कौन सा आएगा? O। ठीक है, तो A O के साथ शुरू होने वाले कितने होंगे? अगले 6 होंगे। ये कितने हो गए? 12। अब 13वां कौन सा आएगा? A R वाले। A R वाले आएंगे, AC AO AR, बिल्कुल सही, AR वाले आएंगे। तो पहला कौन सा होगा? AR COT। फिर अगला कौन सा होगा? AR CTO। और अगला कौन सा होगा? AR OCT। सो ये हो गया आपका 13वां, ये हो गया आपका 14वां, और ये हो गया आपका 15वां। सो द 15th वर्ड वुड बी AROCT। रवि, आई होप योर आंसर इज हियर नाउ। समझ गए कैसे करना है? तो आपको जितना बीच का पूछा जाएगा उतना आपके कैलकुलेशन बढ़ेंगे। जितना किनारे वाला पूछा जाएगा, 24-24 की बाउंड्री पे पूछा जाएगा, उतना आप बेहतर जल्दी आंसर निकाल पाओगे। अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो वर्ड एक्टर है, जो वर्ड एक्टर दिया हुआ था, ये पूरे 120 की जो लिस्ट है उसमें एक्टर वर्ड जो है वो किस पोजीशन पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड एक्टर इन द एंटायर लिस्ट? तो कैसे करेंगे? इसी तरीके से करना है भैया। कोइंसिडेंटली एक्टर वर्ड ए से ही शुरू हो रहा है, मतलब ये पहले 24 में से ही आएगा। अच्छा, पहले 24 में से भी पहले 6 कौन से होंगे? AC वाले। AC वाले पहले 6, और एक्टर भी AC से ही शुरू है, तो मतलब पहले 6 में ही एक्टर आ जाए। ठीक है, तो देखो AC का सबसे पहले 2 कौन से होंगे? ACORT और ACOTR। ठीक है, ये पहले 2 होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर R थर्ड पोजीशन पे आएगा, O के बाद R आएगा। सो ACR वाले आएंगे दोनों, यानी ROT और RTO, ये आएंगे 4। और 5वां कौन सा आएगा? AC के बाद T से शुरू होने वाला, यानी कि ACTOR, और 6वां होगा ACTRO। तो ये एक्टर वर्ड हमें कहां मिला? 5वें नंबर पर। सो द पोजीशन नंबर ऑफ द वर्ड एक्टर इन द एंटायर लिस्ट इज 5th। 5वें नंबर पर वर्ड एक्टर है। तो आपसे पोजीशन देके वर्ड पूछा जा सकता है कि इस पोजीशन पे वर्ड कौन सा आएगा, या वर्ड देके उसकी पोजीशन पूछी जा सकती है कि ये वर्ड कौन सी पोजीशन पर है। So anything can be asked. I hope this is clear now to everyone. किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो आपके लिए है सामने एक क्वेश्चन। वर्ड दिया हुआ है आपको CHASM, मीनिंग है कि नहीं इसका उसको छोड़ देना है इस बात को। आपको वर्ड गिवन चैज्म है, 5 लेटर वर्ड है, और उसके सारे वर्ड जितने भी बने, रिजल्ट जितने आए, उन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी में लिस्ट डाउन कर दिया। तो चैज्म वर्ड कौन सी रैंक पे आएगा, यानी कि लिस्ट में कौन सी पोजीशन पर आएगा? जल्दी से फटाफट सॉल्व करें और आंसर क्विकली निकालकर मुझे चैट बॉक्स में भेजें। ऑलराइट, सब लोग अपना अपना आंसर चेक कर लें। द राइट आंसर इज 32nd पोजीशन, 32nd रैंक। जिसको डाउट है जल्दी से फटाफट देख ले। वही चैज्म वर्ड है, इसको अगर अल्फाबेटिकल अरेंज करोगे तो सबसे पहला वर्ड बनेगा ACHMS।
ये अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। ये पहला वर्ड है और ए से शुरू होने वाले कुल वर्ड्स कितने बनेंगे? 24। ठीक है, हमें चाहिए सी वाला चैज्म, तो सी से शुरू होने वाले अगले 24 पे आ जाते हैं अपन। सी से शुरू होने वाले जो अगले 24 वर्ड्स हैं उसमें सबसे पहले कौन से शुरू होंगे? सी ए से शुरू होंगे। सबसे पहले तो सी ए वाले आएंगे, और सी ए वाले कितने आएंगे भाई? 6 आएंगे। तो 6 हो गए सी ए वाले। अब हम अगला कौन सा करें इसके बाद? तो कहां तक पहुंच गए? 24 और 6 30 वर्ड तो निकल गए। अब आ गए अपन सी एच पे। तो सी एच का सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा? सी एच ए एम एस। सी एच ए एम एस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सी एच को फिक्स किया और ए को भी वहीं रखा, तो अगला वर्ड आएगा सी एच ए एस एम। बस यही हमारा आंसर है। सो सी एच ए एम एस हमारा 31st नंबर का वर्ड था, तो सी एच ए एस एम हमारा 32nd नंबर का वर्ड है। सो द राइट आंसर इज 32nd पोजिशन। ठीक है, पहले ए वाले 24 हटा दिए, फिर सी वाले 24 में से सी ए वाले 6 हटाए, फिर सी एच पे आए, और सी एच में हमने सी एच ए एस एम कौन से नंबर पे आ रहा है वो पता कर लिया। सो दैट इज 32nd पोजीशन। 24 और 6 30 के बाद। ठीक है, ऑलराइट। तो आगे चलते हैं। अब जैसे हम अभी तक वर्ड्स के अल्फाबेट्स को इधर उधर मूव करा के अलग अलग वर्ड्स बना रहे थे, बिल्कुल वैसे ही नंबर्स भी बनाए जाते हैं डिजिट्स को मूव करा के। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया था कि हमारे पास अगर ये 8 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हैं, और इनसे मुझे अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो कुल कितने नंबर्स बन सकते हैं? अब ध्यान से देखें, दो बातें हैं। पहला, अगर वर्ड दिया होता है और बोला जाता है इस वर्ड के लेटर्स को इस्तेमाल करके कुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो उसमें हम मान के चलते हैं कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो लेटर जितनी बार है उतनी बार ही इस्तेमाल होगा। जैसे अरेंजर में ए 2 बार था तो 2 ही बार आएगा, 3 बार नहीं आ सकता। आर 3 बार है तो 3 ही बार आएगा। और फैमिली वर्ड के अंदर हर लेटर एक एक बार है, तो जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें हर लेटर एक एक बार है। तो वर्ड्स में डिफॉल्ट कंडीशन होती है कि जो लेटर जितनी बार है उतनी बार इस्तेमाल करें, उसको अपने मन से अपन रिपीट नहीं कर सकते। और नंबर्स की जब भी बात होती है और हमें डिजिट्स गिवन हो, अगर डिजिट्स रैंडमली अलग अलग गिवन हो और बोला जाए इससे नंबर्स कितने बनेंगे, तो हम डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है। क्योंकि डिजिट्स में से नंबर बना रहे हैं तो नंबर तो हमारा जो है ना 4 4 3 2 भी बनेगा, 5 5 5 5 भी बनेगा, है ना, 6 6 8 8 भी बनेगा, सब बनेंगे। तो रिपीटेशन अलाउड मानते हैं डिफॉल्ट अगर डिजिट्स गिवन हो तो हमारा डिफॉल्ट आंसर होगा 8 × 8 × 8 × 8, यहां पर 8 की पावर 4। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब एक डिजिट को एक ही बार एक ही पोजीशन पर ही रख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे पूछा जाए, तो फिर आंसर हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5। ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर। अगर इसी में कंडीशन लगा दी जाए कि हाउ मेनी इवन नंबर्स वुड बी मेड विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स, डिजिट्स का रिपीटेशन नॉट अलाउड है, और इवन कितने नंबर्स बनेंगे, तो लास्ट जो पोजीशन है वहां पे सिर्फ 2 4 6 8 आ सकते हैं, यानी कि 4 ही ऑप्शंस हैं। बचे हुए 7 यहाँ पर, बचे हुए 6 अगले पे, और बचे हुए 5 यहाँ पर। सो 7 × 6 × 5 × 4 वुड बी दी टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, इसी में अगर पूछ लिया जाए आपसे, मुझे बताएंगे जरा आप लोग कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो यूनिट प्लेस पे, जिनके यूनिट प्लेस पे 7 हो और ग्रेटर देन 4000 भी हो। ग्रेटर देन 4000 विद यूनिट प्लेस 7, कितने नंबर्स बनेंगे? एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। जल्दी से आंसर आप लोग निकाल के बता, आंसर वैल्यू मत निकालना मल्टीप्लाई करके, आप इतना बता दो, दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस, ऐसा करके। एनीबॉडी कैन आंसर? यूनिट प्लेस पे 7 होना चाहिए एंड नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4000। जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा, अनम्यूट करके। श्रीचंद्र रवि ने आंसर दिया, गलत है। रवि, एक जगह पे एक ही डिजिट इस्तेमाल होता है। विनायकी ने भी आंसर दिया, पर वो भी गलत है। चलिए देखें जरा क्या करना है भाई। यूनिट प्लेस पे सिर्फ 7 ही आ सकता है, और जो 1000th प्लेस है वहां पे 4000 से बड़ा नंबर चाहिए, इसलिए 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और 8 आ सकता है। 7 नहीं आ पाएगा बिकॉज 7 ऑलरेडी यूज हो गया। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो ऑब्वियसली 7 को दोबारा, मतलब 7000 वाली सीरीज का कोई नंबर नहीं आएगा, बिकॉज यूनिट प्लेस पे 7 ब्लॉक्ड है।
ठीक है, तो 4, 5, 6 और 8 यानी कि यहाँ के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल, और यूनिट प्लेस के लिए सिर्फ 7, एक ही ऑप्शन है, यानी यूनिट प्लेस पे सिर्फ एक चॉइस अवेलेबल है 7, 1000 प्लेस पे 4 ऑप्शन अवेलेबल है 4, 5, 6 और 8। अब बीच के दोनों पोजीशन के लिए सारे ऑप्शन खुले हैं, बस जो भी 2 डिजिट्स यूज हो गए उनको छोड़ के, एक तो 7 नहीं आ सकता अब दोबारा, और जो भी डिजिट 1000 प्लेस पे आ गया वो नहीं आ सकता, तो 8 में से 2 चले गए, बचे हुए 6 और बचे हुए 5। सो आंसर इज 4 into 6 into 5 into 1। सो आंसर इज 6 पंजे 30, 120, 120 सच नंबर्स आर पॉसिबल। ध्यान देंगे, है ना, कहां पे क्या कंडीशन है। यूनिट प्लेस पे 7 फिक्स हुआ, तो एक तो यूनिट प्लेस पे 7 ही आएगा, और 7 अब कहीं और नहीं आएगा, और फिर 1000 प्लेस पे ग्रेटर देन 4 चाहिए, तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 दोबारा नहीं आ सकता, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। और बीच की दोनों पोजीशंस पे कोई भी डिजिट आ सकता है एक्सेप्ट उन दोनों के जो 2 यूज हो चुके। 7 यूज हो गया वो चला गया, और जो भी डिजिट 1000 प्लेस पे चला गया वो चला गया, 2 डिजिट छोड़ के 8 में से बचे हुए 6 और फिर उसके अगले पे बचे हुए 5। सो दैट इज हाउ सच क्वेश्चन इज आंसर्ड। अगर यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड होता इसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 7 फिक्स था, ऐसा ही रहता, पहले वाले पोजीशन के लिए 5 ऑप्शन हो जाते, 4, 5, 6, 7, 8, और बाकी दोनों के लिए 8, 8 हो जाते। सो आंसर हो जाता 5 into 8 into 8, यानी 64 into 5, यानी कि 320 हो जाता आंसर। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो। अभी रिपीटिशन अलाउड नहीं था, इसलिए आंसर 120 था। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। चलो, अगर मैं बोलूं कि कुल 4 डिजिट्स के कितने नंबर्स हैं, कुल 4 डिजिट के कितने नंबर्स हैं, बताओ कुल कितने नंबर्स हैं, मतलब ऑल डिजिट्स आर ओपन, कोई से भी डिजिट्स को, कुल 4 डिजिट के नंबर्स कितने हैं इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। नहीं रवि, ओहो, आप सभी मान के चल रहे हो कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। कुल नंबर्स बोले मैंने 4 डिजिट के, तो भैया 4444 भी तो नंबर है, 5565 भी तो नंबर है, 9922 भी तो नंबर है। ठीक है, तो नंबर्स कितने हैं, टोटल आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 9 into 10 into 10 into 10। 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल है। बस 1000th प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बिकॉज नंबर 4 डिजिट का ही चाहिए। अगर मैं 0764 लिखूंगा तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, मुझे बाकी 7051 ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 कहीं और आ सकता है, बस 1000 प्लेस पे नहीं आ सकता, इसलिए 1000 प्लेस के लिए 9 ही ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी तीनों के लिए कितने भी। और रिपीटिशन अलाउड है ऑब्वियसली, तो इसलिए आंसर इज 9000। और इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि 4 डिजिट के कितने नंबर्स अवेलेबल है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, मतलब 4 डिफरेंट डिजिट वाले नंबर्स कितने अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा 9 into 9 into 8 into 7। समझना बात को ध्यान से, जो पहली पोजीशन है वहां 0 नहीं आ सकता, इसलिए 9 ऑप्शन अवेलेबल। अगली पोजीशन पे जो भी डिजिट पहले पे यूज हो गया उसको छोड़ के बाकी सारे आ सकते हैं। ठीक है, टोटल 10 डिजिट्स थे, जिसमें से कोई एक यूज हुआ होगा 1000 पोजीशन पे, तो अगली प्लेस पे अब उसको छोड़ के बाकी के 9, फिर अगली के लिए 2 जो यूज हो गए उनको छोड़ के 8, और जो 3 यूज हो गए उसके बाद उसको छोड़ के 7। सो 9 into 9 into 8 into 7 वुड बी द आंसर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट्स। और ये 9 into 10 into 10 वाला था वो ऑल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स। इस तरह से ये कंडीशंस हम लगाते हैं। अच्छा, आपने 1 से 8 ही लिया, मैंने बोला ना इन द नंबर सिस्टम, मैंने बोला टोटल पॉसिबल नंबर्स, तो ऑब्वियसली मैं 0 से 9 की बात कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन रवि ध्यान से सुनना भी पड़ेगा और समझना भी है। चलो, तो ये नंबर्स के भी इसी लॉजिक से क्वेश्चंस होते हैं, बस कहाँ क्या करना है, कब रिपीटिशन अलाउड है कब नहीं, आपको देखना है। और मैंने बताया बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट हम रिपीटिशन अलाउड मानते हैं, और वर्ड के केस में बाय डिफॉल्ट हम रिपीटिशन अलाउड नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने आ गए हैं 5 क्वेश्चंस, 12, 13, 14, 15, 16। पांचों के आंसर्स आपको निकालने हैं और चैट बॉक्स में लिखकर मुझे एक साथ पांचों आंसर्स देने हैं, कॉमा कॉमा से सेपरेट करते हुए। पहले 4 में ऑप्शन से लास्ट वाले की वैल्यू निकालनी है। ऑलराइट, तो सभी लोगों ने आई थिंक अपने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे बाय द राइट आंसर्स एज मार्क्ड ऑन द स्क्रीन। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज 60। ऑब्वियस सी बात है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और 5 डिजिट्स अवेलेबल है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट रिपीटिशन। सो दैट इज 5 into 4 into 3, यानी कि आंसर इज 60। दूसरे वाले क्वेश्चन में 3000 और 4000 के बीच वाले नंबर्स बनाने हैं,
तो 3000 से 20000 के नंबर मतलब उनका 100 प्लेस 1000 प्लेस पे तो 3 ही आएगा, और यूनिट प्लेस पे 5 भी होना चाहिए क्योंकि डिविजिबल बाय 5 चाहिए। तो डिविजिबल बाय 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 5 या 0 चाहिए होता है, जबकि 0 तो अवेलेबल ही नहीं है डिजिट्स में। तो मतलब यूनिट प्लेस पे सिर्फ 5 चाहिए और 1000 प्लेस पे सिर्फ 3 चाहिए। 3000 से 4000 के बीच वाले नंबर ही चाहिए। तो यहाँ दोनों के लिए एक एक ऑप्शन बचा। बीच के 2 जगह बची, उस पर 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो गए बिकॉज विदाउट रिपीटिंग एनी नंबर है, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। सो ऑब्वियसली बीच वाले प्लेस के लिए 4 ऑप्शंस और अगले प्लेस के लिए 3 ऑप्शंस। सो आंसर इज 12। टोटल 12 सच नंबर्स आर पॉसिबल 3000 वाली सीरीज में और यूनिट प्लेस पे 5 के साथ। 14वें क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये किया बहुत सारे लोगों ने कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, अपने मन से मान लिया। ऊपर के दोनों क्वेश्चंस में विदाउट रिपीटेशन लिखा हुआ था, जब ऐसा नहीं लिखा है, पूछा है 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विदाउट यूजिंग दीज डिजिट्स, इन डिजिट्स को छोड़ के, यानी कि 1 यूज कर सकते हो, 7 यूज कर सकते हो, 8 यूज कर सकते हो और 9 यूज कर सकते हो। जो 6 डिजिट्स दिए थे उनको छोड़ के बचे हुए 4 डिजिट्स 7, 7, 8 और 9 है, और उनसे 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली सारी रिपीटेशन अलाउड मान के भी चलोगे क्योंकि 111 भी नंबर है, 887 भी नंबर है, 999 भी नंबर है, 3 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है। सो आंसर इज 4 × 4 × 4। ठीक है, सो आंसर इज 64। चौथे वाले क्वेश्चन 15वां नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन अच्छा है और उसको थोड़ा सा लॉजिकली करना चाहिए। कितने लोगों ने आंसर निकाला है 15वें का? 216 आया है किसी का? चैट बॉक्स में तो किसी का भी नहीं आया। नन ऑफ यू। चलो तो देखें जरा, साथ में करते हैं। 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। डिजिट्स हमको दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 डिजिट्स दिए हुए हैं हमको और इनसे 5 डिजिट नंबर बनाना, मतलब कोई एक डिजिट को छोड़ना है, बाकी 5 को यूज करके हमको नंबर बनाना है। तो भाई कैसे? 5 डिजिट नंबर कौन सा होना चाहिए? जो कि डिविजिबल बाय 3 भी हो। तो डिविजिबल बाय 3 होने के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो आप जानते ही, कोई भी नंबर तभी 3 से डिविजिबल होता है जब उसका सम ऑफ डिजिट्स भी डिविजिबल बाय 3 होता है। तो इसमें से हम कौन से 5 नंबर्स लें कि सम 3 से डिविजिबल हो जाए? पहले 0 को छोड़ के देखते हैं। तो 0 को छोड़ के देखा तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और इन सबका सम कितना आता है? इन सबका सम आ रहा है 15, यानी कि डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। वेरी गुड। तो 1, 2, 3, 4, 5 से बनने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हम ले सकते हैं इनको जंबल करके, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो कुल कितने नंबर्स बने? ये बन गए 120। 120 नंबर तो ये होगा जो 1, 2, 3, 4, 5 7। क्या कोई और भी ऐसा कॉम्बिनेशन 5 डिजिट्स का है जिसका सम 3 से डिविजिबल है? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसमें या तो 3 बढ़ाएं या 3 घटाएं। तो 3 बढ़ा तो सकते नहीं है, 3 घटा सकते हैं। कैसे? कि 3 को हटा दो और 0 को ले लो। तो 0, 1, 2, 4 और 5 इनको जब जोड़ोगे तो इनका सम कितना आएगा? 12। हमने 3 को रिमूव किया और 0 को बदले में ले लिया, तो ऑब्वियसली सम 12 रहेगा और वो भी डिविजिबल बाय 3 है। तो अब इन पांचों से कितने 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स? अब इसमें कंडीशन लगेगी कि पहली प्लेस पे यानी कि 10,000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ के लिए 4 ऑप्शन, बाकी के चारों पोजीशन पे कोई भी डिजिट आ सकता है। तो 4 × 3 × 2 × 1, जो भी पहली प्लेस पे चला गया उसको छोड़ के बाकी के 4 अगले पे, बाकी के 3 फिर अगले पे, बाकी के 2 और बाकी का 1। सो 4 × 4 × 3 × 2 × 1 हो गए 0, 1, 2, 4, 5 से बनने वाले सारे नंबर्स विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स। सो दे आर 96। सो 120 और 96 मिला के टोटल 216 नंबर्स ऐसे बनेंगे 5 डिजिट्स के जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स मेड बाय दीज गिवन डिजिट्स, टेकिंग एनी 5 डिजिट्स एट अ टाइम। 2 कॉम्बिनेशन बने, एक 1, 2, 3, 4, 5, एक 0, 1, 2, 4, 5, और उन दोनों कॉम्बिनेशन से टोटल अरेंजमेंट्स 120 और 96 मिला के 216। आई होप इट इज क्लियर, या किसी को डाउट है? नहीं। चलिए अगला नंबर देखें। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स विल द डिजिट 5 बी रिटन while listing the numbers from 1 to 1000? 1 से लेके 1000 तक पूरी गिनती लिखोगे, काउंटिंग लिखोगे, तो उसमें 5 डिजिट जो है वो कितनी बार लिखा जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स 5 वुड कम? जैसे 5 में एक बार 5 आएगा, 15 में एक बार 5 आएगा,
25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा, ठीक है, 55, 65, 75 सब में आएगा 5। और फिर कहाँ कहाँ आएगा, 50 में आएगा, 51 में आएगा, 52, 53, 54, 55 सब में आएगा, 59 तक है ना, 59। ऐसे ही फिर 105 में आएगा, 115 में आएगा, 125, 135 में आएगा, ऐसे ही फिर 150, 151, 152, समझ रहे हो ना। तो जो तो 50s की जो सीरीज होगी उसमें आया करेगा 5 5, और जो जहां यूनिट प्लेस पे 5 होगा वहां सब जगह आएगा, और ऐसे फिर 100 प्लेस पे भी आएगा, 501, 502, 503, 504, 505, 506, बहुत बार 5 आएगा। तो क्या करना है अपने को ये पता लगाना है कि यूनिट प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा, टेंस प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा, और 100th प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा। अगर ये काउंट निकाल लोगे तो टोटल कितने 5 यूज हुए, कितने बार 5 इस्तेमाल हुआ, वो पता चल जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे 5 रखना है। यहां पर भी 10 डिजिट में से कोई भी 10 × 10 × 1, टोटल कितने नंबर्स होंगे, 100 नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। समझ रहे हो ना, 5, 25, 35 से लेके 95 तक, फिर 105, 115, 125 से 195 तक, फिर 205, 215, 225 से लेके 295, ज्यादा यूनिट प्लेस पे आएगा ना बीच में 555 वाला। ऐसे ही टेंस प्लेस पे कब कब आएगा, 50 से लेके 59 तक, फिर 150 से लेके 159 तक, फिर 250 से लेके 259 तक। तो वो कैसे आएंगे, देखो ये 10 यहाँ पे बीच में 5 फिक्स है, और बाकी के दोनों प्लेसेस पे कोई भी डिजिट आ सकता है कितनी भी बार, ठीक है। तो ये भी 100 बार ऐसा होगा कि 10th प्लेस पे 5 आएगा, और 100th प्लेस पे फिक्स कर दो 5 को, बाकी के पोजीशन पे कोई भी डिजिट कितनी भी बार आ सकता है, तो 100 टाइम्स 100 प्लेस पे भी आएगा। तो टोटल कितनी बार 5 का इस्तेमाल हुआ, 300 बार। 100 बार यूनिट प्लेस पे, 100 बार टेंस प्लेस पे, और 100 बार 100th प्लेस पे। ये 3 डिजिट के नंबर क्यों बनाए, मैंने बेसिकली 001 से लेके 999 तक के नंबर्स लिए हैं। 001 से शुरू करके 999 तक मैं गया हूं। 1000 तो मैंने छोड़ दिया 4 डिजिट वाला, क्योंकि 1000 में तो 5 है नहीं, और 4 डिजिट का एक ही नंबर है 1000, उसके पहले तक के सारे नंबर तो 3 डिजिट या उससे छोटे हैं। तो मैंने 001 से लेके 999 तक कितनी बार 5 आया वो निकाल लिया, यूनिट प्लेस पे, 100 प्लेस पे, और 10th प्लेस पे और 100 प्लेस पे, और सब टोटल करके 300 बार आया। क्लियर है सबको, है किसी को डाउट? गुड, चलिए तो फिर आगे चलें। अब कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, जरा उनको देखते हैं। ये देख पा रहे हैं 17वां क्वेश्चन, अपन संग में करेंगे ना, साथ में समझाना भी है। इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, टोटल 6 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, बी अरेंज फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। ग्रुप फोटोग्राफ लेना है पूरे 11 लोगों का, ठीक है। एक कोई क्लास मान लो, ट्यूशन मान लो, जहां पे 6 लड़के और 5 लड़कियां पढ़ते थे, उनका ग्रुप फोटोग्राफ खींचना है भाई, कि इस साल ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इफ द गर्ल्स आर टू सिट ऑन अ चेयर इन अ रो, सिट ऑन द चेयर इन द रो मतलब एक रो में चेयर्स लगी हुई हैं, गर्ल्स उन चेयर्स पे बैठेंगी, 5 चेयर्स लगा रखी हैं, और एंड द बॉयज आर टू स्टैंड बिहाइंड देम इन अ रो, और बॉयज जो हैं उनके पीछे एक रो में खड़े होंगे। तो गर्ल्स आगे चेयर पे बैठेंगी, बॉयज 6 पीछे रो में खड़े होंगे। तो कुल कितने तरीके से फोटो खींच सकता है, बस बॉयज आपस में बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्ल्स आपस में बदल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो, जस्ट अ सेक, स्क्रीन वापस शिफ्ट हो गई, होल्ड ऑन है ना। ओके, वी आर बैक नाउ, ठीक है। तो गर्ल्स जो है वो आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं चेयर पे, और बॉयज आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं पीछे खड़े हुए। बॉयज बस गर्ल्स की जगह और गर्ल्स बॉयज की जगह नहीं आ सकते। तो 6 लड़के अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 6 आपस में, और गर्ल्स अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 5 आपस में। सो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी 720 इंटू 120, जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। इसमें क्या था कंडीशन कि बॉयज अलग अरेंज हो रहे हैं और गर्ल्स अलग अरेंज हो रही है, बस ये ग्रुप फोटोग्राफ में वो साथ में। तो इनके हर केस अरेंजमेंट के साथ उनके हर अरेंजमेंट का कॉम्बिनेशन हमने एक तरह से बना दिया। तो ये हो गया एक वैरायटी। अब इसी में 2 वैरायटी और आती हैं, ये देखो जरा ध्यान से। 18वां क्वेश्चन, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। एक रो में, एक ही रो में यानी लीनियर वे में 5 लड़के और 3 लड़कियों को अरेंज करना है, 8 लोग हैं। सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां बगल बगल में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक रो में 5 लड़के 3 लड़कियां खड़े होंगे, लेकिन लड़कियां कोई भी बगल बगल में खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि वो बगल में खड़ी होती है तो बातें करना शुरू कर देती है।
ठीक है, तो फिर फोटो ही नहीं खिंच पाएगा, बातें करती रहेंगी। चलो तो इधर आ जाए। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, व्हेनेवर सच कंडीशन इज देयर, तो आप जिस पे कंडीशन नहीं लगी है पहले उनको अरेंज करो। तो आप यहाँ पर बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5, आपने पांचों बॉयज को पहले अरेंज कर दिया और उनके बीच बीच में जगह छोड़ दी गर्ल्स को वहां पर फिट करने के लिए। ठीक है, और अब इसके अलावा गर्ल्स शुरू में भी एक आ सकती है, एंड में भी एक आ सकती है। भाई कुल मिला के हमको 2 गर्ल्स को साथ में नहीं आने देना है, जहां पे भी आए सिंगल गर्ल ही हो, उसके अगल बगल में या तो बॉय होना चाहिए या फिर खाली जगह होनी चाहिए। करेक्ट। तो 5 लड़के जो हैं उनके आजू बाजू में मेरे पास प्लेसेस कितनी अवेलेबल है, 6। इन 6 में से किन्हीं 3 जगहों पर मुझे गर्ल्स को प्लेस करना होगा। इफ आई चूज एनी 3 प्लेसेस आउट ऑफ दीज 6 प्लेसेस, अब गर्ल साथ में खड़े होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हर 2 लड़कों के बीच में एक ही पर्सन की जगह है, वहां पे गर्ल आएगी। ठीक है, तो मुझे इन 6 में से कोई 3 जगह चुननी है, 6C3। 6 में से 3 जगह चुनने के कितने तरीके, 6C3। ये तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूंगा और उन गर्ल्स को प्लेस करूंगा। अब गर्ल्स जो प्लेस होंगी उनका आपस का अरेंजमेंट वुड बी फैक्टोरियल 3। गर्ल गर्ल से एक्सचेंज कर सकती है जगह, गर्ल बॉय से एक्सचेंज नहीं कर सकती। ठीक है, गर्ल कैन एक्सचेंज अ प्लेस विद अ गर्ल, क्योंकि जो गर्ल 2 लड़कों के बीच में और दूसरी लड़की कोई और लड़कों के बीच में, तो उनको एक्सचेंज कर सकते हो, पर गर्ल को बॉय से एक्सचेंज नहीं कर सकते। सो फैक्टोरियल 3 फॉर अरेंजिंग द गर्ल्स अमंग देमसेल्व्स एंड फैक्टोरियल 5 फॉर अरेंजिंग बॉयज अमंग देमसेल्व्स। बॉय बॉय से अरेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस गर्ल्स के लिए चुननी थी और उन 3 पे गर्ल्स को अरेंज करना है, और बाकी 5 जो जगह थी लड़कों की, उन 5 में आपस में बॉय को अरेंज करना है। So this is how such question is being done. ठीक है, अब इसी तरह का अगर क्वेश्चन आइडेंटिकल चीजों के लिए आ जाए, 21 इंग्लिश की किताबें हैं एक जैसी और 19 हिंदी की किताबें हैं एक जैसी। जैसे वहां 5 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, तो अब लड़के 5 तो ऑब्वियसली अलग अलग हैं, एक राम होगा, एक मोहन होगा, एक सोहन होगा, एक कुछ भी होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो राम मोहन से एक्सचेंज करेगा, अलग अरेंजमेंट। मोहन सोहन की जगह आ जाएगा, अलग अरेंजमेंट। राम सोहन की जगह चला गया तो अलग अरेंजमेंट। और जब एक इंग्लिश की बुक को दूसरी इंग्लिश की बुक से बदलोगे तो कोई अलग अरेंजमेंट नहीं, क्योंकि सारी इंग्लिश की बुक हम एक जैसी मान रहे हैं। तो अगर 21 इंग्लिश बुक्स हैं और 19 इंग्लिश हिंदी बुक्स हैं और कंडीशन ये लगी है कि 2 हिंदी बुक्स संग में ना हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले 21 इंग्लिश बुक्स को अरेंज करोगे, इंग्लिश 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 इंग्लिश, ऐसे पूरी हमने 21 बुक्स को रख दिया और हर 2 बुक्स के बीच में जगह छोड़ दी हिंदी बुक्स के लिए। तो ऐसी हिंदी की बुक्स बहुत सारी रखी हुई होंगी। ठीक है, और टोटल प्लेसेस कितनी मिलेंगी मुझे, इंग्लिश के आजू बाजू मिलाकर टोटल मिलेंगी मुझे प्लेसेस 22। 21 इंग्लिश बुक्स के आसपास टोटल मिला के बीच बीच की 20 प्लेसेस और सबसे एंड की और उधर वाले सबसे एंड की मिला के 22। तो 22 प्लेसेस मुझे मिली, जहां पे मैं उनमें से कोई 19 प्लेसेस पे हिंदी की बुक्स रखूंगा। और जैसे ही हिंदी की बुक्स 19 रख दूंगा, बची हुई खाली प्लेसेस पे क्या होगा, इंग्लिश इंग्लिश बगल में आ जाएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी जहां पे लड़की नहीं आई, 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस पे गर्ल्स आ गई, बाकी जो प्लेसेस खाली रह गई वहां पे बॉय बॉय बगल में हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को बॉय को साथ में बिठाने में फोटो में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्ल तो साथ में नहीं बैठनी, ये कंडीशन थी क्वेश्चन में। ऐसा ही यहाँ पे होगा, हमने 22 में से कोई सी 19 जगह पे हिंदी की बुक्स रखनी है। सो 22C19। अब यहाँ चेंज क्या है, चेंज ये कि चूंकि आइडेंटिकल चीजें हैं तो 21 इंग्लिश बुक्स को अरेंज करोगे फैक्टोरियल 21 तरीके से, लेकिन वो सेम है सारी, इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 21 हो जाएगा। 19 हिंदी की बुक्स को अरेंज करोगे तो वो भी डिवाइड बाय फैक्टोरियल 90 हो जाएगा, क्योंकि सारी हिंदी बुक्स सेम है और सारी इंग्लिश बुक्स सेम है। तो यहाँ अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आंसर इज 22C19 या 22C3 भी बोल सकते हो इसको। सी में तो होता ही है NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो ऊपर हमने इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 किया, क्योंकि गर्ल्स आपस में एक्सचेंज हो सकती है, बॉयज आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। और नीचे हमने फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 19 नहीं किया, क्योंकि वो सब आपस में बदले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश इंग्लिश की किताब एक्सचेंज करने से देयर इज नो डिफरेंट अरेंजमेंट, बिकॉज ऑल इंग्लिश बुक्स आर सेम एंड ऑल हिंदी बुक्स आर सेम। तो ये 2 तरह की वैरायटी और आती हैं जिनके क्वेश्चंस भी कभी कभी आ सकते हैं, ये भी मुझे आपको बताना था। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, आप लोग एक बार करें और आंसर निकालकर मुझे चैट बॉक्स में भेजें। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी मेड फ्रॉम 10 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स अवेलेबल। ठीक है, तो भाई
10 में से 3 कॉन्सोनेंट चुनने हैं और 4 में से 2 वॉवल्स चुनने हैं। 10 में से 3 कॉन्सोनेंट्स और 4 में से 2 वॉवल्स, और वो जो 5 चीजें चुन ली गई उन पांचों को अरेंज करके आपस में वर्ड्स बनाने। ठीक है, तो इनटू होना चाहिए फैक्टोरियल 5। काफी सारे लोगों ने जो आंसर किया वो कैसे किया कि भाई ये 5 पोजीशंस ली और फिर यहाँ 10 × 9 × 8 किया 3 कॉन्सोनेंट्स के लिए और 4 × 3 किया 2 वॉवल्स के लिए। अब इसमें गलती क्या है, व्हाट इज द मिस्टेक? इससे आंसर ये आ रहा है 8640 एंड विच इज द रॉन्ग आंसर। ये जो मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में से 3 चीजें चुनी और उन तीनों को अरेंज कर दो, और 4 में से 2 चीजें चुनो और उन 2 को अरेंज कर दो। ये लिखा हुआ है 10p3 × 4p3। ये जो ऊपर लिखा है इसका यही मतलब है, राइट? और ये गलत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 कॉन्सोनेंट लिए, उनको आपस में अरेंज करके वर्ड्स बनाए, और 2 वॉवल्स लिए, उनको आपस में अरेंज कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्सोनेंट्स को अलग अरेंज करना और वॉवल्स को अलग। भाई 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, 2 वॉवल्स लेने हैं, और उन पांचों को जंबल कर करके वर्ड्स बनाने हैं। सो इट इज 10c3 × 4c2। दिस इज द सिलेक्शन and all 5 have to be arranged among themselves. So it is 5 × 4 × 3 × 2 × 1 after selecting those 5. So the answer is 86400 solve करके 10c3 × 4c2 × factorial 5 will be equal to 86,400. That is the right answer, A option. रवि क्लियर हुआ क्या गलती थी? और आदित्य? राइट, चलिए अब इसी के साथ छोटी सी एक वैरायटी और आती है सर्कुलर परम्यूटेशन की। आई होप इसके फॉर्मूले आप लोगों को पता होंगे। मैं लीनियर और सर्कुलर दोनों को एक साथ एक ही टेबल में यहां पर रखकर बता रहा हूं। भाई n चीजें होती हैं, उनको एक रो में अरेंज करना होता है, तो हमारा आंसर होता है npn, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल n, है ना? लीनियर ऑर्डर में एक रो में अगर n चीजों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल n तरीके होते हैं। और यही चीज अगर हमें सर्कुलर ऑर्डर में करनी हो तो इसकी रीजनिंग तो आपको शायद पता होगी, तो npn/n हो जाता है आंसर, यानी कि फैक्टोरियल n-1 इज माय टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट। n चीजों को यहां हम एक रो में जमा रहे हैं, है ना? इस वाले में हम n चीजों को एक सर्कुलर ऑर्डर में जमा रहे हैं, ठीक है? और अगर n में से r चीजें चुनकर अरेंज करनी हो तो यहां पर आंसर होता है हमारा npr, जिसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r। और अगर हम सर्कुलर ऑर्डर में जमाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होता है npr/r। करेक्ट? तो हम इसको बोल सकते हैं यही फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि जो भी npr निकाला है आपने उसको डिवाइड बाय r से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? सो दैट इज फैक्टोरियल n/r × फैक्टोरियल n-r, ठीक है? दैट इज हाउ वी कैन डू इट। अब इसी में एक स्पेशल केस हो जाता है अगर गार्लैंड या नेकलेस जैसी चीज की बात की जाए, जिसमें सर्कुलर ऑर्डर में फूलों को या मोतियों को या हीरों को जड़ा गया है, पर वो सर्कल हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। यानी सर्कल को हम सामने हाथ में पकड़े तो सर्कल के उस साइड से, सामने वाली तरफ से भी कोई देख सकता है, और सर्कल के इस तरफ से, मेरी वाली साइड से भी देखा जा सकता है। सर्कल इज विजिबल फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हम अलग अलग नहीं मानते। लेकिन अगर डाइनिंग टेबल के अराउंड 6 लोगों को बिठाना है, कॉन्फ्रेंस टेबल के अराउंड हमको 5 लोगों को 10 लोगों को बिठाना है, तो उस केस में हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को अलग अलग मानते हैं। तो ये जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे फैक्टोरियल n-1 या npr/r, ये फॉर्मूले जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को अलग अलग मानते हैं तब के लिए होते हैं। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हम एक ही मान लें, अलग अलग अरेंजमेंट्स ना माने, तो टोटल अरेंजमेंट्स आधे हो जाते हैं। यानी इस केस में आंसर हो जाता है फैक्टोरियल n-1/2, और यहां पर आंसर हो जाता है npr/2r, मतलब बेसिकली हाफ ऑफ npr/r, ठीक है? ये कौन से वाले केस में है? लास्ट वाला कॉलम जो है दैट इज इन द केस ऑफ गार्लैंड और नेकलेस, ठीक है? एग्जांपल गार्लैंड और नेकलेस, ऐसी माला, ऐसा हार जो दोनों तरफ से हम देख सकते हैं, जिसका सर्कुलर ऑर्डर, ठीक है? ये स्पेशल केसेस होते हैं। बाकी जितने भी अरेंजमेंट्स लोगों को बिठाने के होते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हम अलग अलग कंसीडर करते हैं, इसलिए वहां पर टोटल अरेंजमेंट्स जो दिए हैं बीच वाले कॉलम में वो होते हैं, ठीक है?
तो एक आध एग्जाम्पल साथ में कर लेते हैं बिकॉज योर टाइम इज गेटिंग ओवर। जैसे ये 3 क्वेश्चन है अपन संग में कर रहे हैं। 15 लोग हैं, 2 राउंड टेबल्स के अराउंड इनको बिठाना है। सीटिंग कैपेसिटी 7 और 8 की है। मतलब सबसे पहले मुझे 15 में से कोई 7 लोग चुनने होंगे। उन 7 लोगों को सर्कुलर ऑर्डर में यानी कि फैक्टोरियल 7-1 तरीके से बिठाया जा सकता है। बचे 8 लोग, ऑब्वियसली उन 8 को फैक्टोरियल 8-1 तरीके से दूसरी टेबल पे बिठाया जा सकता है। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 15C7 इंटू फैक्टोरियल 7-1, और फिर जो 8 लोग बचे हैं तो 8C8 पूरे के पूरे 8 चुनने हैं इंटू फैक्टोरियल 8-1। ठीक है ना? तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती बिकॉज दिस इज 1, इसलिए हम आंसर डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। सो द आंसर वुड बी 15C7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7-1 करने के बाद। सो दिस वुड बी योर आंसर। 15 लोगों में से 7 को एक राउंड टेबल पे और 8 को दूसरी राउंड टेबल पे बिठाना था। तो पहले 7 चुनेंगे और फिर 7 और 8 के डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों टेबल से बिठाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5 जेंटलमैन 4 लेडीज टू डाइन अराउंड अ राउंड टेबल। 9 लोगों की डाइनिंग टेबल है, 9 लोग बैठ सकते हैं एक बार में, और उसमें हमको 5 आदमी और 4 लेडीज को बिठाना है। ये डाइनिंग टेबल हो गई। कितने तरीके से बैठा सकते हैं? सो दैट नो लेडीज आर टुगेदर। वही कंडीशन लगानी है, 2 गर्ल्स साथ में ना आए, मतलब 2 लेडीज यहाँ पर साथ में ना आए। तो हम क्या करेंगे? जेंट्स 1 मतलब मेल 1, मेल 2, मेल 3, मेल 4 और मेल 5 को सबसे पहले राउंड ऑर्डर में बिठाएंगे। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 5-1 तरीके से। सर्कुलर ऑर्डर में बैठने के फैक्टोरियल n-1 तरीके लड़कों के। ठीक है, और इनके बीच में जगह कितनी मिलेंगी? अब 6 नहीं मिलेंगी भैया, 5 ही मिलेंगी क्योंकि सर्कुलर ऑर्डर है, दोनों एंड नहीं है ना? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 पोजीशन से इन 5 में से कोई 4 जगह पर फीमेल्स को बिठाना है और फीमेल्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सो फैक्टोरियल 5-1 तो हो गया मेल्स के लिए। फिर 5 में से 4 चीजें जगह चुननी है और उन 4 फीमेल्स को आपस में अरेंज करना है फैक्टोरियल 4 तरीके। So it is factorial 4 into 5C4 into factorial 4. That is your answer. So 5 into 24 into 24 जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन एक और साथ में करते हैं फटाफट से। भाई 2 ब्रदर्स हैं 20 लोगों के ग्रुप में। There are 2 brothers among a group of 20 persons. In how many ways the group can be arranged in a circle so that exactly 1 person is there between the 2 brothers? ये सर्कल है, सर्कल के अराउंड 20 लोगों को हमको बिठाना है ना? 20 लोग यहाँ बैठेंगे। ठीक है, इस तरीके से बैठाना है कि 2 ब्रदर्स के बीच में हमेशा एक पर्सन बैठे। सो ये एक ब्रदर मान लो और ये एक ब्रदर मान लो, ये दोनों ब्रदर हैं, ब्रदर 1 ब्रदर 2। ठीक है, और इनके बीच में एक पर्सन बैठ सकता है। तो ब्रदर 1 ब्रदर 2 आपस में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से। ठीक है ना, एक्सचेंज कर सकते हैं बस। और उनके बीच वाला पर्सन कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 18 बचे हुए लोगों में से कोई भी उनके बीच में बैठ सकता है। तो उनके बीच वाली पोजीशन के लिए 18 ऑप्शंस और बाकी के 17 लोगों के लिए फैक्टोरियल 17 ऑप्शंस। जब हम किसी को फिक्स कर देते हैं ऑलरेडी, दोबारा बार बार बाकी लोगों को फिक्स नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी देखा तो फैक्टोरियल 5-1 किया था। -1 क्यों किया? एक को फिक्स करेंगे तभी फैक्टोरियल n-1 होगा। अब एक को फिक्स कर दिया, अब बाकियों में दोबारा बार बार -1 नहीं होगा फीमेल्स के लिए। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने अगर 2 ब्रदर्स को और बीच वाले पर्सन को फिक्स कर दिया तो अब हमें दोबारा फिक्स करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज फैक्टोरियल 17 फॉर द रिमेनिंग 17 पीपल। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि फैक्टोरियल 2 दोनों भाइयों के लिए, उन दोनों भाइयों को बिठा दिया और बचे हुए 18 लोग बची हुई 18 जगह पे बैठ जाएंगे। बची हुई 18 जगह में से एक जगह उनके बीच में भी है। सो इट इज फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 18। ये ऊपर वाला जो लिखा है और नीचे वाला जो लिखा है वो एक ही आंसर है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 18। दैट इज माई आंसर। क्लियर है भाई सबको? सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से अब आपका टाइम आज का कंप्लीट हो गया है बिकॉज यू ऑल हैव टू कैच द बसेस टू गो होम। तो भाई यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ जी, पूरा कर लिया है। अब आपको कॉन्सेप्ट बुक का जो यूनिट नंबर 12 है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट शीट, उसकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। और रेफरेंस बुक अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली उसमें से भी एक्सरसाइज और टेस्ट पूरे सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। राइट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी मूव आउट? एनीवन, एनी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन?
ऑलराइट, ठीक है भाई, चलो गुड डे एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट।